हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग अपना एक चैप्टर कर रहे हैं। अब चैप्टर नंबर है 4, द्विघात समीकरण। इंग्लिश में इसी को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों ने क्या है इसके बारे में 9th क्लास में भी पढ़ा है कि जो द्विघात समीकरण है वो क्या होता है। ठीक है, वहाँ पर आपने ये भी देखा होगा कि त्रिघात समीकरण भी था वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से जिनके अंदर पावर थी हमने उनको वहाँ पर क्या बोला था? बहुपद, जो कि 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, बहुपद। तो उसी में बहुपद में आपने ये देखा कि एक्सरसाइज बहुपद के अंदर क्या था कि पावर 1 लगी होती थी। ठीक है, फिर उसके बाद पावर 2 भी होती थी, हाईएस्ट पावर। ठीक है, सबसे बड़ी पावर 2, फिर सबसे बड़ी पावर 3, फिर सबसे बड़ी पावर 4। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा हम कितनी भी पावर लगा सकते थे उनको हम बोलते थे बहुपद। ठीक है, बहुपद हमने पढ़ा है, वहाँ पर इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते थे। अब हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण, और उसको हम पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में। एक बार देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण वो क्या द्विघात समीकरण होता है। ठीक है बच्चों, तो द्विघात समीकरण जो था वो कुछ इस टाइप की फॉर्म में होता है, ax² प्लस में bx प्लस में c। इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसी को? द्विघात। इसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। क्या है ये? पॉलिनोमियल, बहुपद है। लेकिन इस बहुपद में जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो इसको कहते हैं द्विघात बहुपद कहते थे हम। इसको क्या कहते थे? द्विघात बहुपद। अब समीकरण तो हम इसको तब कहने लगेंगे, ठीक है, द्विघात तो ये हो गया द्विघात, और समीकरण अब बनेगा जब हम इसके इक्वल में लिख देंगे 0, तो अब ये हो जाता है द्विघात समीकरण। समीकरण हम इसको तब तक नहीं कह सकते जब तक यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आएगा। ठीक है, इक्वल का मतलब ही क्या हो जाएगा? समीकरण। जो साइन बीच में बराबर का साइन है किसी भी, ठीक है, किसी भी जो हमें एक स्टेटमेंट दी होगी, ठीक है, जो भी हमें एक इस तरीके से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया होगा, ठीक है, उस गणितीय जो इस तरीके से हमें रिलेशन दिया होगा बच्चों, वहाँ पर जब तक इक्वल का साइन नहीं होगा हम उसको समीकरण नहीं कह सकते हैं, इक्वेशन नहीं कह सकते हैं तब तक। लेकिन अभी ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है जिसके इक्वल में 0 है, इसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ये एक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, एक मानक रूप इसका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? एक्स जिसको हम क्या कहते हैं? हमेशा चर कहते हैं हिंदी में। तो क्या कहते हैं? एक्स यहाँ पर क्या है? एक चर है। हम कहेंगे यहाँ पर चर क्या है? तो चर यहाँ पर एक्स है। बाकी जो वैल्यू बच गई है ए, बी और सी, इनको क्या कहते हैं? हम अचर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अचर। हिंदी में तो अचर कहते हैं। तो ए, बी और सी यहाँ पर अचर हैं, जिनकी जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है। यहाँ पर एक्स को क्या हो गया? वेरिएबल हो गया, और ये क्या हो गए? कांस्टेंट इसके पार्ट हो गए। इक्वल का साइन है तो इसलिए अब हम क्या करें? एक एग्जाम्पल अपना ले लेते हैं, उदाहरण। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हमने लिया तो हम कह सकते हैं कि एक द्विघात समीकरण क्या होता है। कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 7x² क्या हो गया? 7x² प्लस में 3x प्लस में 8। तो क्या ये एक द्विघात समीकरण है? हाँ, सबसे बड़ी पावर 2 है। नाम से ही पता चल रहा है द्विघात। ठीक है, क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण, सबसे बड़ी पावर क्या है इसकी? 2 है। अब इनको यहाँ पर क्या है? जब द्विघात समीकरण ये यहाँ पर दिया हुआ है तो बच्चों यहाँ पर ये भी क्लियर है, यहाँ पर द्विघात समीकरण को हम फोकस करें तो x की पावर हाईएस्ट कितनी है? 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पर इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, और सबसे बड़ी पावर जब 3 होती है जिसको हम कहते हैं त्रिघात समीकरण। ठीक है, या त्रिघात बहुपद भी हम कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या होता है? तो 3 सॉल्यूशन आते हैं। पावर जितनी ज़्यादा हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके सॉल्यूशन आते हैं। तो फिलहाल तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना द्विघात समीकरण जिसके अंदर हाईएस्ट पावर होगी 2, और इसके जो सॉल्यूशन निकल के आएंगे ना तो मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन यहाँ पर निकल के आएंगे। तो हम यहाँ पर इसको अब आगे डिस्कस कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, 4.1 देख लेते हैं। 4.1 एक्सरसाइज में क्या क्या दिया हुआ है। लगभग 5 पेज छोड़ करके 4.1। ठीक है, 4th पेज आ गया, ये आ गया। एक्सरसाइज हमारी है
4.1। सबसे पहले 4.1 में हम लोगों को यही चेक करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण हम उसको तब कह सकते हैं जब हाईएस्ट पावर किसी भी पॉलिनोमियल की कितनी होगी, 2। हाईएस्ट पावर किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाए, 2 हो जाए। तो बच्चों जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण चेक करने के लिए हम लोगों को, जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर लेंगे। तो आपको सेकंड और थर्ड खुद करना है, फिर हम लोग कर लेंगे फोर्थ, तो फिफ्थ और सिक्स्थ आप लोगों को खुद करना है, और फिर कर लेंगे सेवन्थ। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ और बाकी आप लोगों को खुद ट्राई करना है। कोई भी डाउट होगा तो आप लोगों को पूछ लेना है। फर्स्ट नंबर पर क्या है, आप लोगों को ये चेक करना है द्विघात समीकरण है या नहीं है, लेकिन हम इसको देखकर नहीं बताएंगे, प्रॉपर इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। जब फाइनल कैलकुलेशन लास्ट पे पहुंच जाएंगे उस टाइम चेक करेंगे हाईएस्ट पावर 2 है या नहीं, तभी हम इसको बता पाएंगे। फर्स्ट जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। लिखा है कितना, x प्लस में 1 हाईएस्ट पावर 2। बच्चों इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हमें अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंचाना पड़ेगा, जैसा कि अभी बताया गया आपको। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे कि x प्लस में 1 पावर 2 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, a प्लस में b की पावर 2, क्या फॉर्मूला होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लिखें कैसे, a स्क्वायर ये हो गया, प्लस में 2ab भी कर सकते हैं, 2ab तो यही आ जाएगा, और प्लस में b स्क्वायर यानी आ जाएगा 1। बच्चों 2 को इससे इंटू करेंगे आ जाएगा 2x, 2 को इससे इंटू करेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6। सॉल्व कर लिया। कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, ठीक है। सब कुछ उधर ले जाके माइनस में चेंज करते हुए साइन ले जाएंगे, ठीक है। जैसे ये 2x है प्लस 1 है, उधर जाके माइनस कर दो, और ये भी उधर ले जाके साइन चेंज करते हुए प्लस कर दिया। जो कटता है तो काटेंगे, ये प्लस का 2x है, ये माइनस का है, तो आपस में घट जाएगा या कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। ये हो गया x स्क्वायर, और प्लस में बच गया 6 और ये 1 यानी 7। आपको बताना है कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें इस समीकरण के अंदर, समीकरण है ये, समीकरण के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो हम कहेंगे यह एक द्विघात समीकरण है। क्या लिख देंगे, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो द्विघात समीकरण है, बस। तो ये हो गया पार्ट 1। आप इसी तरीके से सेकंड और थर्ड ये खुद ट्राई करें, पूरा सॉल्व करें, फिर बताएं। कोई डाउट आएगा तो फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट अगर आप देख लोगे ध्यान से, फिर आपका कोई डाउट होगा भी तो वो यहीं पर क्लियर हो जाएगा। इजी पार्ट है, इसलिए जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तीस 35 मिनट की वीडियोस आप देख करके 3 से 4 ऐसे वीडियो, 4-5 इसमें एक्सरसाइज हैं जैसे, तो छोटी छोटी वीडियोस को कंप्लीट करके आप जल्दी से चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे अपना। तो फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन करते जाएं और रिप्लाई करते जाएं आपका कि आंसर क्या है। कोई डाउट है तो पूछ लेना आप, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे को यहाँ से मल्टीप्लाई करें। बच्चों x को जैसे ही इस पूरे से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा वो आपको देखना, ठीक है। तो तरीका ये है, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए -3 को क्या करेंगे, इसी तरीके से किया जाता है, क्या कि x को इन दोनों से कर लिया, फिर -3 को इन दोनों से कर लिया, ठीक है। अभी करके नेक्स्ट स्टेप पे दिखा देंगे। ये देखें, अब जैसे ही मल्टीप्लाई करें तो x को कितना आ जाएगा, 2x की पावर 2, और इसको करेंगे तो आ जाएगा ये x। -3 को जैसे ही मल्टीप्लाई से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 6x माइनस का 3, x को इंटू करें x स्क्वायर प्लस में 5x, ठीक है बच्चों। दोनों साइड क्या है, इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, दोनों साइड क्या होती है, दिखाता है इक्वेशन की बोथ साइड आर इक्वल। अगर दोनों साइड इक्वल है तो जो भी हम उस साइड से कट करें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर इक्वल है तो, ठीक है। तो अभी कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो हम सेम टू सेम हो और दोनों साइड कट कर दें, तो हम सभी को अभी सभी टर्म्स को अपना उठा के इधर ले आएंगे, ठीक है।
तो सभी को यहाँ ले आते हैं, ठीक है। यहाँ आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि जैसे x में से ये घटाना है तो यहीं के यहीं घटा दो, तो बचेगा x में से माइनस का 6x घटा देंगे, मतलब माइनस कर देंगे 6x, तो 5x बचेगा -3। बच्चों ये उधर ले जाके क्या कर देंगे माइनस, ये माइनस है तो प्लस है तो ये भी कर देंगे माइनस, ठीक है। अब कर लेना है क्या, 2x। घटाने का तरीका क्या है, पावर एक जैसी होती हैं तभी हम घटा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी को भी किसी से घटा देंगे। देखिए इसकी पावर सेम है और इसकी पावर सेम है, ये दोनों आपस में घट भी सकते हैं और अगर जुड़ेंगे तो जुड़ भी सकते हैं ठीक है, क्योंकि पावर इनकी सेम है 2। तो 2x² में से ये 1x² है, घटा देंगे तो बचेगा 1x²। 1 लिखना जरूरी नहीं होता। माइनस का ये 5x है, ये भी माइनस का है, लेकिन माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो जोड़ देंगे, ठीक है। और ये बचा है -3, और कुछ यहाँ पर बचता नहीं है, ये आ गया। ये जो हमारी इक्वेशन इस तरीके की निकल के आई है, देख करके अब हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। जब तक पूरा सॉल्व नहीं होगा नहीं कह सकते, यहाँ पर नहीं पता चल पाता है कि ये इसमें मतलब सॉल्व करने के बाद हाईएस्ट पावर 2 आएगी या नहीं, ठीक है। 2 से ज़्यादा अगर पावर हो जाएगी तभी भी हम कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, और पावर 2 से कम चली जाती है तो भी नहीं है। तो अभी तो फिलहाल हम कहेंगे कि यह एक द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये 2 पॉइंट हम लोगों ने कर लिए हैं। अब जैसा कि आपको बता दिया था 5th और 6th आपको करना है, तो 7th कर लेते हैं अभी, और फिर 8th आप लोगों को खुद ट्राई करना है। देखते हैं अपना पॉइंट नंबर 7। डाउट किसी भी तरीके का है कमेंट करके पूछिए, कोई डाउट अगर आपको आता है, ठीक है। पॉइंट हम लोगों को करना है 7, तो क्या लिखें यहाँ पर, 7 पॉइंट की बात होती है, तो x प्लस में 2 होल पावर 3, ठीक है, होल पावर 3। कॉपी पेन लेकर के आप लोगों को बैठना है, बुक भी साथ में लेना है। कोई पॉइंट अगर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है, तो बुक में आराम से देखिए और सॉल्व करें उसको, ठीक है। देखिए आपकी बुक में सब कंप्लीट दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक है ये। देखिए 7th पॉइंट की बात आती है, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को यहाँ पर यही बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है। हर एक्सरसाइज में कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो यहाँ पर तो सिर्फ यही चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, सिर्फ इतना। तो यहाँ तक तो यही क्वेश्चन था। अब आगे जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है, सिर्फ सॉल्व नहीं करना उसको। तो फिलहाल ये एक्सरसाइज हमारी बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, ज़रूरी भी एक्सरसाइज है, ठीक है। एग्जाम में नहीं पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इससे थोड़ा हाई क्वेश्चन पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल उसमें सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम लोग यही देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है। कई बार 1 नंबर में पूछ भी लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बिल्कुल ही नहीं पूछा जाएगा। 1 नंबर में तो वो कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। पावर यहाँ पर 3 है, तो पावर 3 होने के बाद a प्लस में b की होल पावर 3, तो फॉर्मूला क्या होता था इसके लिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता था, तो आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, कि a प्लस में b की पावर 3 होता तो क्या फॉर्मूला लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, a की पावर 3 प्लस में 3a² प्लस 3ab², ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और प्लस में होती है b की पावर 3, ये फॉर्मूला होता है। a प्लस अगर b की पावर क्यूब होता तो क्या लिखेंगे इसको, a³ यानी x की पावर 3 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्लस देखें 3a का स्क्वायर, 3a का, a हमारा ये है 3a², तो देखो मल्टीप्लाई का साइन लिख दिया x² इंटू b, तो b यहाँ पर कितना हमारा 2, प्लस में 3a, अब की बार लिखेंगे b का स्क्वायर, बच्चों b का स्क्वायर 4 हो गए यहाँ पर, और 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा। ये वाला पार्ट इंटू कर लें तो आ जाएगा 2x की पावर आ जाएगी 3, और इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2x। एक एक पॉइंट देखते रहें कि किस तरीके से मल्टीप्लाई किया गया। ये आ जाएगा x की पावर 3, मल्टीप्लाई करें दोनों को तो आ गया 3 दूनी 6x², ठीक है, प्लस 4 तिया 12x। अब हाईएस्ट पावर आप देख रहे हैं तो फिलहाल तो पावर 3 जा चुकी है हाईएस्ट, कितनी हाईएस्ट पावर है 3। अब हम इन सभी को ले जाकर उधर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। x की पावर 3 प्लस एक स्टेप पूरा ऐसे ही लिखना पड़ेगा ये फिलहाल,
यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि ऐड हो जाए, सबकी पावर अलग है, पावर 3, पावर 2, पावर 1, ठीक है, लिखना जरूरी नहीं होता 8। ना तो पावर ऊपर लिखना जरूरी होता है, ठीक है, जैसे x है, ये x की पावर भी 1 है और x का गुणांक भी 1 है, ठीक है, उसकी घात x की 1 होती है, यहाँ पे दोनों ही लिखने जरूरी नहीं होते, इसलिए x लिख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर घात 1 है 8, माइनस करें इसको तो 2x की पावर 3 माइनस करें 2x बराबर बच गया है कुछ, क्या बच गया है 0। x की पावर 3 ये भी घटा दो उसमें से तो आ जाएगा माइनस में x की पावर 3, भाई पावर एक जैसी है ना, दोनों को घटा देंगे, ये माइनस थी ये प्लस थी तो माइनस है, एक्स स्क्वायर है ये, यहाँ पर कुछ था नहीं तो 6x स्क्वायर तो आएगा, प्लस में 12x में से ये घटा देंगे तो कितना बचेगा 10x बचेगा, ठीक है 10x, और ये माइनस था ना तो ये माइनस उधर जाके प्लस आया था, भाई इसको कर लेते हैं करेक्ट, प्लस है तो प्लस और प्लस कितना हो गया था 14 है ये, ठीक है, ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया था, गलत लिख दिया है। अब क्या करें, ये दोनों प्लस हो गया और ये बच गया था ओनली 8। आप लोगों को चेक सिर्फ ये करना है यहाँ पर कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हाईएस्ट पावर आप देखें तो हाईएस्ट पावर आती है 3, यहाँ पर द्विघात समीकरण तो नहीं है, तो क्या लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है, को आप लोगों को बताना है क्या द्विघात समीकरण नहीं है, बस चेक कर लिया हमने, बता दी, बस बताना था आप लोगों को। तो 1 नंबर में आपके एग्जाम में या एमसीक्यूज़ में, ठीक है, अभी क्या है एमसीक्यूज़ का पैटर्न फॉलो हो रहा है एग्जाम में, तो 1 नंबर में तो वैसे भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आप आगे वाले क्वेश्चन करोगे तो वैसे ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपना पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसके अंदर ऊपर ही लिख दिया गया है क्या कि निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। सिर्फ द्विघात समीकरण इस बार बनाना है, बनाया तो वैसे ये भी था जो अभी हम लोग कर रहे थे ना, तो ये द्विघात समीकरण में नहीं दिया गया था, एक फॉर्म एक दी हुई थी हम लोगों को, ठीक है, उसको द्विघात समीकरण के अंदर हमने कन्वर्ट किया था। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर भी आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, जैसे मैं ये क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ये खुद करना है, फिर ये मैं बता देता हूँ, ये आप लोगों को खुद ट्राई करना है, कुछ ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि जो आयताकार होता है ना, ठीक है, आयताकार किस तरीके की होती है, इस तरीके की, ठीक है, इस तरीके की आयताकार फिगर ये होती है, ठीक है, आकृति ये होगी। अब इसका भूखंड कितना है 528 है, ठीक है, ये आ गया 528। अब क्षेत्र की लंबाई मीटर में ही चलेगी, क्योंकि यहाँ मीटर में ना तो सब कुछ मीटर में चलेगा। क्षेत्र की जो लंबाई है, ये जो क्षेत्र है इसकी लंबाई या चौड़ाई की बात करेंगे बस, तो क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, ठीक है, लंबाई कितनी है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी हो अगर, ठीक है, निकालनी नहीं है, सिर्फ अगर ज्ञात करनी हो तो किस तरीके से वो एक गणितीय स्थिति किस तरीके से बनेगी वो हम लोगों को देखना है। तो बच्चों क्या करें कि इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई तो नहीं पता, तो चौड़ाई को ही हम लिख लेते हैं x मीटर। क्या लिख लेते हैं x मीटर। हम यहाँ पर इसको मान के चलते हैं कि चौड़ाई x है, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई चौड़ाई की दुगने से 1 अधिक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चौड़ाई का दुगना किया, ये देखें, और 1 और बढ़ा दिया, तो ये लंबाई रहेगी अब, ठीक है, इतना मीटर। क्या लिखेंगे, ये मीटर में होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, ठीक है, लिखें तो ABCD हमारा एक क्या है गया आयताकार, ठीक है, आयताकार भूखंड। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या आयताकार भूखंड, आयताकार, ठीक है, भूखंड, आयताकार भूखंड की चौड़ाई, और लिख देंगे आगे माना, ठीक है, दिया नहीं है तो ये मान लिया हमने, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई है x मीटर अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन कहता है कि लंबाई कितनी हो जाएगी दुगनी, तो हमने तो उस चौड़ाई को x मान लिया कि चौड़ाई नहीं दिया हुआ था। अब इसको आयताकार भूखंड की लंबाई इस तरीके से डैश करके लिख सकते हैं, तो लंबाई हो जाएगी दुगने से, हमने लिख भी लिया यहाँ पर कि लंबाई को हमने ये लिख लिया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, इतना मीटर है। ये यूनिट इसकी लिख देनी चाहिए, हम लोगों को नहीं पता कि, ठीक है, कि मीटर या सेंटीमीटर है, ठीक है, जो भी दिया होगा सेंटीमीटर या मीटर ये लिख देना चाहिए, ठीक है, नहीं तो नहीं पता चलेगा ये क्या है,
लेंथ है जब तक नहीं पता चलेगा, मीटर में लेंथ को ही नापते हैं। अब लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार मतलब जैसा कि प्रश्न में कहा गया। प्रश्नानुसार क्या, प्रश्नानुसार क्या क्या आपको ये पता है कि जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल हमेशा किसके बराबर होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। भाई आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का, क्या लिख लें इसको, आयत का। बच्चों आयत का जो क्षेत्रफल होता है हमेशा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। और एक ये बात बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि जो चैप्टर हमारा चल रहा है ना द्विघात समीकरण, इसके अंदर दो चीज़ों की गुणनफल के बारे में जरूर बात होगी, ठीक है। जब भी हम इक्वेशन बनाएंगे ना एक गुणनफल जरूर आएगा इसके बीच में, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, एक ऐसा गुणनफल जरूर आएगा कैसे ना कैसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर आयत की चौड़ाई और लंबाई के बीच में क्या है, गुणनफल का रिलेशनशिप कुछ है। तो ऐसे ही ना यहाँ पर भी, यहाँ पे भी हर एक क्वेश्चन में गुणनफल आपको मिलेगा वहाँ पर, ठीक है, ठीक है। और जमा और घटा की बात होगी तो द्विघात समीकरण नहीं बनता है ऐसे केस में, ठीक है, मल्टीप्लाई जरूर होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो लंबाई कितनी है, ये, और चौड़ाई ये, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे लंबाई और चौड़ाई आप लोगों को पता है x है। ये हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था, 528। सॉल्व करना नहीं है, तो जितना क्वेश्चन में कहा है हम लोगों को रिप्लाई उतना ही करना है, जितना क्वेश्चन कहता है उससे ज़्यादा बताना भी नहीं है, ठीक है। टाइम वेस्ट होता है, तो जितना क्वेश्चन में कहा उतना। इंटू करें तो आ गया 2x² और इंटू करें तो आ जाएगा x। सीख रहे हैं वो तो बात ठीक है, लेकिन जितना हैबिट डालो कि जितना क्वेश्चन पूछता है उतना ही करना है बस। ये पार्ट इधर ले प्लस में है, उधर ले जाके माइनस कर सकते हैं उस साइड, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। ले जाने को ये भी उस साइड ले जाके माइनस किए जा सकते हैं, बट हमें ना ये वाला पार्ट प्लस में ले लेना चाहिए, ठीक रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमारी जो जब ये स्टार्ट किया चैप्टर तो आपने देखा था एक स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण की, ठीक है। तो जिसमें ये वाला पार्ट वैसे हमेशा क्या रहता है, प्लस में रहता है, ठीक है। तो इसलिए तो क्या ये हमने बना दिया द्विघात समीकरण, वो बनाना ही था, इसमें क्वेश्चन में बोला था द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए, हो गया। अब इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उसको डिस्कस करेंगे आगे। द्विघात समीकरण हम लोग बना चुके हैं। पॉइंट नंबर आ जाते हैं सेकंड पर, जो आप लोगों को खुद करना है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। बच्चों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक मतलब किसको कहते हैं, ठीक है, समझने वाली बात है, हिंट आपको दे दी जाएगी, करना सॉल्व आपको ये। देखिए धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्णांक। ये वाली 0 होती है, यहाँ पे 1 2 3 और चलता रहता है प्लस, ये -1 -2 चलता रहता है माइनस। ये वाले पार्ट को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। पूरे ये पूर्णांक ही हैं, पूरा सब कुछ क्या है, ये पूर्णांक, लेकिन ये धनात्मक वाले हैं और ये ऋणात्मक वाले हैं। कौन से हैं, ऋणात्मक, गुड, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। अब आप क्या करें बच्चों, आपको बात की गई है ये वाली दो धनात्मक पूर्णांक है, अब ठीक है, दोनों का गुणनफल ये है और हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो आप लोग एक चीज़ देखें ना, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, वो भी क्रमागत हैं, ठीक है। और अगर क्रमागत हैं तो आप लोग ये बात अच्छे से जानते होंगे क्या, कि अगर एक पूर्णांक को x मानेंगे ना बच्चों, तो एक उससे जस्ट आगे वाला होगा, तो जस्ट आगे वाला होगा तो एक बड़ा। तो बच्चों एक को x मानना, दूसरे को ये मानना, काफ़ी कुछ बता दिया है हिंट में इसमें। और दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है 306। सॉल्व करना है बस। ये देखिए क्या बताया था यहाँ पर, दोनों का गुणनफल। आप लोगों को पहले ही बात हो रही है, गुणनफल जरूर डिस्कशन होगा, माइंड में ये अगर रखेंगे ना कि गुणनफल तो होगा ही होगा, ठीक है, बाकी दोनों को आपस में निकालना जरूरी है। तो माइंड में ये आपके रहेगा कि गुणनफल करके ही आएगा, ठीक है। तो एक नंबर ये हो गया और दूसरा वाला ये क्यों, क्योंकि एक x है तो दूसरा ठीक बड़ा होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं 3 पर। देखिए 3 मुझे बताना है खुद पूरा। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है ना, रोहन की मदर उससे 26 वर्ष बड़ी है। अभी हम बात करेंगे गुणनफल, यहाँ पर जरूर आएगा। तो देखिए क्या लिखा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात, 3 वर्ष के मतलब बाद, इतना हो जाएगा। तो रोहन की आयु ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है, निकालनी नहीं है। इसने बोला है कि ज्ञात करनी है और सबसे ऊपर बता दिया गया था रोहन की आयु ज्ञात करनी हो। तो क्या हमें द्विघात समीकरण बनाना है, बस वहाँ तक अच्छे से समझ लेना है, निकालने वाला मैटर आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 की बात हो रही है, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 की बात हो रही है। तो सबसे पहले रोहन की मदर रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, हमें नहीं पता कि रोहन कितना है। अगर रोहन 10 है तो मदर 36, अगर रोहन
20 है तो मदर कितनी हो जाएगी 46। रोहन 1 साल का है तो मदर 27, 26 साल बड़ी है। तो मान लेते हैं कि वर्तमान आयु रोहन की, ठीक है, तो हमें क्या करना है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। तो जो चीज़ हमें निकालनी होती है ना एक्चुअल में हम उसी को ही मान के चलते हैं वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखें, आसान जो रहेगा, माना कि रोहन की आयु, ठीक है, बात समझें, माना कि रोहन की कौन सी वाली आयु, आज की आयु यानी वर्तमान की आयु। रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x है। हम ले तो यहाँ पर x वर्ष है, क्या है, x वर्ष। बच्चों हम यहाँ पर मदर की भी आयु मान सकते हैं कि रोहन की माता की आयु कितनी है, रोहन की मदर की आयु, माता की आयु कितनी है, x मान सकते हैं यहाँ पर भी। अगर उसकी x मान लेंगे तो उसका बेटा कितना होगा, 26 साल छोटा, तो माइनस करना पड़ता, ठीक है, कैसा भी मान लीजिए, आपको मर्जी है वो, लेकिन हमें इजी यहीं से रहेगा। माना रोहन की आयु ये है और उसकी माता की आयु, ठीक है, माता की आयु, जब ये x है तो ये कितनी हो जाएगी, x + 26, क्योंकि मदर तो 26 साल बड़ी है ना, तो 26 वर्ष आ गया, ये आ गया, ठीक है। फिर उसमें क्या लिखा कि जितनी भी आयु, और अब उनकी आयु वर्षों का गुणनफल, उनकी आयु में जो वर्षों का उनका गुणनफल है अब से 3 साल के पश्चात। बच्चों पहले अब से 3 साल बाद दोनों की आयु निकाल लेना चाहिए, जो भी आयु उनकी अब होगी, तो अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ये लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है, 3 वर्ष बाद। बच्चों अब से 3 वर्ष बाद की बात करें तो रोहन की आयु क्या होगी, अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है। रोहन कितना होगा, रोहन होगा 3 साल बड़ा, भाई पहले एक्सा 3 साल बड़ा हो जाएगा। और मदर कितनी हो जाएगी, माता, माता हो जाएगी जितनी भी थी उनकी, 3 साल और जोड़ देंगे, जैसे इसमें 3 साल जोड़ेंगे ना तो ये 29 कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। भाई ये तो 3 साल जुड़ा, इसमें भी 3 साल जुड़ गया, तो दोनों की 3 साल की आयु है। अब क्वेश्चन कहता है कि दोनों की आयु को 3 साल वाली बाद की आयु गुणा करें तो 360 आता है। तो मतलब क्लियर कर दिया है प्रश्न अनुसार। हम गुणा क्यों कर रहे हैं, जो हमें मानना था वो हमने मान लिया है, अब सीधा लिख दिया हमने प्रश्न अनुसार। क्या प्रश्न अनुसार, ये कि दोनों को गुणा करें, सीधा लिख देंगे प्रश्न अनुसार। वो इसलिए लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि दोनों को गुणा करें तो आ जाता है 360। ये अब ये वही आ गया जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, जहाँ पर ये चेक करना था क्या द्विघात समीकरण है या नहीं, लेकिन यहाँ तो है द्विघात समीकरण, ठीक है। तो क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई करना है बच्चों, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा x², इसको इंटू करो आ जाएगा 29x, इंटू करें आ जाएगा 3x, और इंटू करो 9 × 27 और 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 9 × 27 और 2, 3 दूनी 6 और 2 8, राइट, 360। माइनस कर दो उधर ले जाके, ये आ जाएगा x², दोनों को ऐड कर लेंगे आएगा 32x, ठीक है। सॉल्व हम लोगों को करना नहीं है, सिर्फ माइनस कर दो। तो 60 माइनस कर दिया पहले, फिर 17 और माइनस कर देंगे तो बचेगा 283, ठीक है, माइनस। बच्चों ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस में इसको घटा देंगे ना तो 283 बचेगा 0। हमें ये देखना, द्विघात समीकरण तो है, ये कितना है, द्विघात समीकरण। तो क्या करना है, हमें द्विघात समीकरण है इतना ही निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि निरूपित कीजिए कि ये एक द्विघात समीकरण है, तो बता दिया है, सॉल्व नहीं करना है, यहाँ तक इसका ये आंसर है। इस तरीके से आप लोगों को देखना है, थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट आप लोगों को लिखनी है, ठीक है, बिना स्टेटमेंट लिखे नहीं चलेगा काम, नंबर कट जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 4 है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करना आप लोगों को है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको हिंट जरूर बताऊंगा। यहाँ पर क्या लिखा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इक्वेशन बनाने तक छोड़ना है, द्विघात समीकरण बना करके छोड़ देना है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है, बच्चों जब गाड़ी की जो भी स्पीड थी, अगर वो स्पीड को कर दिया जाएगा कम तो टाइम वो ज़्यादा लेगी, तो टाइम ज़्यादा लेगी, इसने बताया भी है कि 3 घंटे ज़्यादा समय लेती है। तो हमें बताना है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो रेलगाड़ी की चाल तो x है, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल क्या है, x है, ठीक है। मैं बता देता हूँ उसको थोड़ा सा, तो क्या लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर है x km/h, ऐसा लिखना ही पड़ेगा आपको, क्या है, x km/h रेलगाड़ी की चाल है। ये इसलिए बताया गया है कि रेलगाड़ी 1 घंटे में इतना किलोमीटर जा सकती है, इसलिए उसी को चाल कहते हैं, ठीक है। चाल हम हमेशा 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाते हैं वो भी चाल है,
या फिर 1 सेकंड में कितना मीटर जाते हैं वो भी चाल है, ठीक है। आप किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना दूर जाते हो वो हम अपनी उसको स्पीड को रिप्रेजेंट वहाँ पर कर सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन में लिखा था रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर 1 घंटे में जाता है कोई पर्सन, ऐसा बताया। दूरी आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को बस ये मानना था, एक समय का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। समय, देखो समय का क्या फॉर्मूला है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, ये थोड़ा सा समझने वाला ही कंसेप्ट है। जब हम समय निकालना चाहते हैं किसी भी चीज़ का समय, तो हम ऐसे ही निकालते हैं, दूरी कितनी है और उस पर्सन की चाल कितनी है, ठीक है। तो आप एक छोटी सी बात मैं बताऊं आपको, आप 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाते हैं पैदल। कितना जाते हैं, 1 घंटे में 5 किलोमीटर पैदल जाते हैं। कितना जाते हैं, 1 घंटे में 5 किलोमीटर। अब आपको जाना है 15 किलोमीटर। कितना जाना है, 15 किलोमीटर। तो आपको यहाँ से आइडिया लग रहा होगा, जब 1 घंटे में हम 5 किलोमीटर जाते हैं तो वैसे भी आपको पता चल गया होगा कि 15 किलोमीटर कितनी देर में चलेंगे, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वो ऐसे ही तो आया ना डिवाइड करने के बाद कि 3 घंटे का समय लगेगा। कितना लगेगा, 3 आवर्स। तो इसलिए फॉर्मूला यही बनेगा, ये रटना नहीं है, ये समझ लेना है कि समय हमेशा दूरी और नीचे आ जाती है चाल की, हमारी चाल कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी बात करें, क्वेश्चन की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ सीधा यहाँ पर, यानी प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार क्या है कि पहले, सबसे पहले आप देखें ना कि कितना 2 टाइम निकल गए यहाँ पर, मैं अलग अलग करके बताएं। देखो टाइम 1 है कि 480 किलोमीटर अगर हम लोगों को जाना है, ठीक है। कितना जाना है, 480, और हमारी स्पीड है x, तो समय लगेगा इतना, क्योंकि ये हो गई दूरी और ये नीचे हो गई चाल, तो ये निकल गया टाइम। ये आ गया हमारा टाइम नंबर 1, ठीक है। टाइम दूसरा भी है, क्योंकि गाड़ी की स्पीड क्या हो गई है, धीरे। तो 480 ही जाना है, लेकिन गाड़ी की स्पीड क्या हो गई है, धीरे। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कम कर दिया, तो देखो स्पीड को घटा दिया। ये तो आ गई है दूरी, और चाल जो जितनी भी थी पहले से वो कर दिया हम लोगों ने कम। तो ये भी निकल के एक समय आया है, ये भी निकल के एक समय आया है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए समय बड़ा वाला कौन सा है, ठीक है। समय बड़ा कौन सा है, जो गाड़ी धीरे चल रही है। तो T2 टाइम जो सेकंड वाला है वो बड़ा है टाइम 1 से, ठीक है, क्योंकि ये गाड़ी धीरे चल रही है। तो जब ये धीरे चल रही है तो हम कह सकते हैं बड़े वाले में से छोटा टाइम घटाएंगे तो कन्फर्म है कि कितना आएगा, 3 घंटे ज़्यादा समय ले रहा है। तो ये वाला टाइम इस वाले से 3 घंटे ज़्यादा समय ले रहा है। ये हम लोगों को यहाँ से इक्वेशन निकालनी है, सॉल्व आप लोगों को करना है, इक्वेशन बनाना है, ठीक है। ये वाला समय, ये वाले समय से ये वाला समय घटा दो। देखने में वो लग रहा है अजीब, लेकिन है तो ये समय, ये आ गया। अब इस तरीके से यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, ठीक है। आप लोगों की कैलकुलेशन कैसी है आप लोगों को बताना है, खुद सॉल्व करना है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, एक द्विघात समीकरण बनाओगे, ठीक है। आंसर जो भी आपका आता है, x² + 3x - 7x, जो भी आपका आता है आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज हो जाती है हमारी ख़त्म। अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।